हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग, चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आउटसोर्सिंग मीन्स जो काम ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने आप कर रही थी उस काम को अपने आप ना करके किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाना, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी, अपनी कुछ एक्टिविटीज किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट पर करवाना which was earlier performed by the organization, जिसको ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने आप परफॉर्म कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप अपॉइंट न करके किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और वो जो थर्ड पार्टी है वही सिक्योरिटी गार्ड को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगवाती है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आउटसोर्सिंग के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं। बीपीओ, केपीओ, अकाउंटिंग, क्लिनिकल एडवाइस, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग और फिर एडिटिंग। आउटसोर्सिंग जो है वो मेनली परफॉर्म की जाती है कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब उसको ये लगता है कि ये काम, ये एक्टिविटी अगर वो खुद परफॉर्म करेगी तो उसके लिए महंगी पड़ेगी, उसका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि इस काम को अगर वो किसी दूसरी फर्म से करवा ले, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से करवा ले तो उसके लिए कॉस्ट भी कम पड़ेगी और जो उसका जो टाइम उसके पास बचेगा उसका यूज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कर सकती है। तो उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस काम को खुद न करके किसी दूसरी पार्टी के थ्रू करवा लेती है। मेन जो रीजन होता है आउटसोर्सिंग का वो कॉस्ट कटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिसर्च डिपार्टमेंट एक अलग से बना लिया जाए तो जो रिसर्च डिपार्टमेंट में जो भी प्रोफेशनल्स जो हायर किए जाएंगे उनके बहुत हैवी उनके पैकेज होंगे, बहुत ज्यादा उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही रिसर्च वर्क किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से करा ले जिसका काम ही रिसर्च करना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो जो आउटसोर्सिंग है वो मोस्टली परफॉर्म की जाती है कॉस्ट कटिंग के लिए। आउटसोर्सिंग इज द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो आउटसोर्सिंग है वो ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है और जो हमारा इंडिया है, इंडिया इज अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। इंडिया एक फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। जो कंट्रीज हैं वो हमारी इंडियन जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे काम कराना पसंद करती हैं। क्यों? फर्स्ट, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ एक तो चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है, जो स्किल्ड लेबर है वो भी सस्ते में मिल जाता है। और दूसरा, हमारे यहाँ का जो आईटी इंडस्ट्री है वो हमारी वर्ल्ड फेमस है, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमारा बहुत अच्छा है। इसी की वजह से हमारा जो इंडिया है वो फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। इज आउटसोर्सिंग गुड फॉर इंडिया? क्या जो आउटसोर्सिंग है वो इंडिया के लिए गुड है? यस, क्योंकि एक तो हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। दूसरा, आउटसोर्सिंग की वजह से हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है और तीसरा, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाती है, हमारी जीडीपी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। Why developed countries oppose it? लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आउटसोर्सिंग का विरोध करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आउटसोर्सिंग ना करें, बाहर की कंट्रीज से काम ना कराएं, तो वही काम उसी कंट्री में रहने वाले लोग करेंगे, तो उन वहाँ के उस कंट्री के जो लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आउटसोर्सिंग की वजह से वहाँ का जो काम है वो दूसरी कंट्रीज परफॉर्म करती है, जिससे जो आउटसोर्सिंग जो करवा रही है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है। इसी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आउटसोर्सिंग का विरोध करती हैं, उसे अपोज करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिलसिला ट्रेजेडी। जो सिलसिला ट्रेजेडी है ये इम्पैक्ट है प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो पावर सप्लाई थी वो हमारी महंगी हो गई थी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी वो खत्म हो गई।
जिससे जो पावर लूम इंडस्ट्रीज थी उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। जो सिरसिला है वो आंध्र प्रदेश का एक स्मॉल टाउन है, तो वहां पे पावर लूम इंडस्ट्रीज थी और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो पावर लूम इंडस्ट्रीज थी उनकी जो पावर सप्लाई थी वो उनके लिए महंगी हो गई। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे उनकी वेजेस में कटौती करना शुरू कर दिया और वेजेस में कटौती होने की वजह से जो वर्कर्स थे पावर लूम इंडस्ट्री के, उनकी कंडीशन इतनी खराब होती चली गई कि उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया और 50 जो वर्कर्स थे सिलसिला के उन्होंने सुसाइड की थी और इसीलिए इसका नाम सिलसिला ट्रेजेडी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन एंड लीज फेयर सिस्टम। जो लिबरलाइजेशन है और लीज फेयर सिस्टम है ये दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन मीन्स कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम प्रोवाइड करती है, उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मर्जी से बिजनेस शुरू कर सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जो लीज फेयर सिस्टम है, लीज फेयर सिस्टम में जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है वही पार्टिसिपेट करता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस्ड। जो लीज फेयर सिस्टम है इसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, गवर्नमेंट सिर्फ जो कंट्री है उसके लिए रूल रेगुलेशन डिसाइड करती है और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन जो लिबरलाइजेशन है इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट हमारा है डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिवैल्यूएशन मींस जब हमारी गवर्नमेंट जानबूझकर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने और 1990 में किया था, क्योंकि हमारी कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन जो रुपीज है उसको डिवैल्यूएट कर दिया था। डिवैल्यूएशन मींस फॉर एग्जांपल कि अगर हम $1 खरीदने के बदले में अब 70 रुपीज पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट जानबूझकर उस 70 रुपीज की बजाय प्राइस फिक्स कर दे 75, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दे 75, यानी कि पहले अगर हम $1 खरीदने के बदले में 70 रुपीज पे कर रहे थे तो अब हमें $1 खरीदने के बदले में 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इससे हम जो इंडियंस हैं हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा जो रुपीज है, हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन इससे फॉरेनर्स को फायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल कि पहले जो $1 के बदले में और यूएसए वालों को 70 रुपीज मिल रहे थे और अब उनको $1 के बदले में 75 रुपीज का सामान मिलेगा। तो डिवैल्यूएशन करने से हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं उनको फायदा मिलता है और हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मींस ये भी आप कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से ही रिलेटेड है। जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल करना शुरू कर देती है उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से एक तो गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है उसकी जो रिसिप्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीज हो जाती है गवर्नमेंट की, और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट से जब वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होना शुरू हो जाता है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है
इन शेयर एंड बॉन्ड्स। यानी कि अगर किसी कंट्री में पहले से जो कंपनीज चल रही हैं, अगर उन्हीं में दूसरी कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है, पहले से चल रही ऑर्गेनाइजेशन के शेयर और बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस जब फॉरेन कंट्रीज वाले, या फिर हम कहें कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके अपना खुद का बिजनेस शुरू करती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो एफआईआई है, इससे ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन जो एफडीआई है, इससे जो है ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है, तो उस पे उसी कंट्री की ओनरशिप होती है।